इस पार्ट में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे और अगेन इट इज फॉर बिगिनर्स और उससे एसोसिएटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए इसके हिसाब से कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है उस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, F1 एक्ट कर रहा है, F2 एक्ट कर रहा है और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा उन फोर्सेस की वजह से, तो ये जो फोर्सेस हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। तो थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो अब वर्क डन किस पर, जो भी आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं ब्लॉक मान लेता हूँ, वर्क डन ऑन ब्लॉक विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ कोर्स ब्लॉक की ही। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक देखना है, हमें और कोई पार्ट्स नहीं देखना, इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस कितना वर्क कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हमें किस टाइप के फोर्सेस लेना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्पेशलिटी ये बोल सकते हैं या खूबसूरती ये है कि आपको सोचना ही नहीं है, आपको जो है नेट वर्क डन में सारे फोर्सेस लेना है, यू हैव टू टेक ऑल फोर्सेस। अब वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये सब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी फोर्सेस हैं वो आपको ले लेना है। लेकिन राइट हैंड साइड पर आपको सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ये 10 kg का ब्लॉक है। अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक फोर्स तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है mg, और मैंने एक 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 15 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, और इसके बाद में बॉडी को हमने डिस्प्लेस करवा दिया, मान लीजिए 10 मीटर्स, 10 मीटर से डिस्प्लेस किया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये जो ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर जब ब्लॉक आ जाएगा 10 kg का, तो इट शुड बी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v। तो अब देखिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रहा हूं मैं, हाँ, मास कितना था 10 kg, और फाइनल वेलोसिटी जो है v, इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, जिसको मैंने जीरो मान रखा है। ये भी कुछ वेलोसिटी हो सकती थी, अगर ये कुछ वेलोसिटी इनिशियल दी होती तो वो आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है, पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देख लेते हैं वर्क डन। अब वर्क डन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, नॉर्मल है जो कि वर्क करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। और कौन सा फोर्स है mg, ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90। तो अब दो फोर्सेस बचते हैं। अब 20 न्यूटन का फोर्स राइट में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। कितना हुआ, 20 × 10, 200 हो गया। लेकिन यहाँ पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब -150। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट मुझको आंसर मिल गया, 50 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 × v², विच इम्प्लाइज v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 10, तो v विल बी इक्वल टू √10। देखिए, तो हमने अभी वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स से पढ़ा है और वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर मैं एक पार्टिकल है 2 kg का और इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। राइट, और अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
पता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन हर बार उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड चेंज कर देगा। मतलब हर एक सेकेंड में उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये अगर t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए? इसका स्पीड हो जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका स्पीड 10 और कम हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम कर देता है। तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना हो जाना चाहिए? 0। कब? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये डिस्टेंस कितना है, तो मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10 + 20, मतलब 30। उसका एवरेज अगर मैं ले लूँ तो 15, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। 15 × 1। कैसे? देखिए, डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। जब वेलोसिटी लीनियरली वेरी कर रही होती है तो एवरेज वेलोसिटी हम यूज कर सकते हैं। ये हम ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये 20 हो गया और ये 10 हो गया। तो 20 + 10 कितना हो गया? 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना टाइम? 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 15 × 1। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा इसने? 15 सेकेंड, 15 मीटर ट्रेवल करा होगा। फिर उसके बाद में देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना है। अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 10, तो एवरेज हो गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। और एक सेकंड में, 2 सेकंड और एक सेकंड के बीच में 1 सेकंड का टाइम मिल रहा है हमको, तो यह हो गया 5 मीटर। तो मुझे पता है अगर मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर की तरफ, तो वो कितना ऊपर जाएगा? 15 मीटर ऊपर जाएगा, और 15 मीटर ऊपर जाने के बाद में वो रुक जाएगा 15 मीटर। राइट। लेकिन कुछ और हो रहा है यहाँ पर। मैंने वही 2 kg के पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करा। किस स्पीड से प्रोजेक्ट करा? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और वो कितना जाना चाहिए था? अभी हमने देखा, वो जाना चाहिए था 15 + 5, 20 मीटर ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन गया वो 10 मीटर ही ऊपर, या 15 मीटर मान लेते हैं, चलिए 15 मीटर ऊपर गया। और जाना चाहिए था उसको 15 + 5। तो ऑब्वियसली इस बार उसका एनर्जी कम हो गया। मतलब शायद यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? एयर रेसिस्टेंस, या एयर एयर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो देख लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, नेट वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब नेट वर्क डन किस पे? इस बॉल पर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसका? इसी बॉल का। तो ये बॉल जब यहां से यहां पर गई है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? -12। मास था 2 और v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। So this comes out to be, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -400। अब वर्क डन में पता करते हैं इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तभी तो हम वर्क डन निकालेंगे। तो इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जो कि नीचे की तरफ होगा। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। mg मतलब 2g, या 20 न्यूटन। तो फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी, इट शुड बी इक्वल टू 2g, मतलब 20 लग रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, कितना? 15।
तो इंटू 15 लिखा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में लिखा, राइट। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? और इसको कहीं से तो हम टच कर नहीं रहे हैं, तो बाकी का दूसरा फोर्स जो है वो शायद एयर टच कर रही है, तो उसने वर्क किया होगा और वही इन्होंने पूछा है। तो दूसरा जो फोर्स है वो वर्क डन बाई एयर रेसिस्टेंस है या फ्रिक्शन है। तो देखिए -300 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी -400। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया? -400 प्लस 300, इट कम्स आउट टू बी -100 जूल्स। अब -100 जूल्स लॉजिक भी बनाता है। माइनस का मतलब क्या है? कि वर्क डन नेगेटिव है, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। मतलब अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इस पर एयर रेसिस्टेंस जो है वो नीचे लग रहा होगा। एयर रेसिस्टेंस वाला फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा। तो यही दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला कांस्टेंट फोर्स ही है, और कांस्टेंट फोर्स में हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन लिया है। फिर हमने कांस्टेंट फोर्स में वर्टिकल डायरेक्शन लिया हुआ है, राइट। अब हम लोग इंक्लाइन प्लेन में भी देख लेते हैं। तो तीसरे टाइप का जो प्रॉब्लम बनेगा वो इंक्लाइन प्लेन का बनेगा, देख लीजिए। ये रहा एक ब्लॉक, यहाँ पर रखा हुआ है हमने एम मास का, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया म्यू है। इसको मैंने यहाँ से रिलीज किया। जब मैंने रिलीज करा तो ये ऊपर से नीचे आया और यहाँ पर आके वो रुक गया, है ना। या मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि नहीं, आप हमको इस जगह पर वेलोसिटी ही बता दो। तो कितना नीचे आया है? वो एच डिस्टेंस आया है, थीटा एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। वो यहां से यहां पर आया, जब वो यहां पर पहुंचा तब उसका वेलोसिटी कितना है बता दो, वर्क एनर्जी थ्योरम से बताना है। तो वंस अगेन सारे कांस्टेंट फोर्सेज हैं यहाँ पर, अब हम टू डायमेंशन में देख रहे हैं। तो देखिए वही एक्सप्रेशन, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा मैं? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्यों लिखा? ये देखिए, ये रहा पार्टिकल, ये फाइनल स्टेट है उसकी, और इनिशियली वो रेस्ट पर था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमको देखना है इस पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो मैं फोर्सेस के डायग्राम बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम। एक लग रहा है नॉर्मल इस तरफ, तो नॉर्मल इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इसका वर्क ही नहीं लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी, तो एम जी को मैं रिजोल्व कर देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। वो रिजोल्व क्यों करना है वो सब हमने पहले थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ रखा है, अब देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब आप देखिए, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, कितना होगा? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, वो लिख दिया यहाँ पर। देखिए और कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। किस तरफ लगेगा? ये इस तरफ आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही क्यों लगेगा? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, इन सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगेगा। और वो कितना होगा? वो होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन होगा ना म्यू, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो माइनस, हमने यहाँ पर लिखा म्यू एम जी एस कॉस थीटा। देख लो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो थे सारे कांस्टेंट फोर्स के एग्जांपल।
अब ऐसा भी हो सकता है कि यही चीज वो आपसे इक्वेशन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि एक 2 kg का पार्टिकल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मान लीजिए टी स्क्वायर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर बोल रहे हैं फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इस बार आपको डायग्राम भी नहीं बनाना है, इन्होंने आपसे पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे पूछा भले ही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, लेकिन आप क्या निकाल लेंगे? आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी, जो कि वेलोसिटी है, वो आ जाएगा 2t। तो व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड? 0। एंड व्हाट इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड? 2 सेकेंड वेलोसिटी है, तो टाइम को यहाँ पर 2 रख दीजिए। 2 सेकेंड ही क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में कितना वर्क किया गया है वो बताना है। तो t इज इक्वल टू 0 पर मैंने वेलोसिटी निकाल ली 0 पुट करके। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो 2 सेकेंड का मतलब होता है 4। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। हाँ, m की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और इनिशियल कुछ है नहीं, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर है। अगर मैं 1 मीटर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में आपसे पूछता, तो फिर आप यहाँ पर एक बार टाइम 1 सेकेंड रखते और फिर एक बार टाइम यहाँ पर 2 सेकेंड रखते इस जगह पर, सॉरी, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो आंसर इज 16। कितना वर्क किया सारे फोर्सेस में, राइट। अब हम वेरिएबल फोर्स के एग्जांपल भी देख लेते हैं, वर्क डन जिनमें वेरिएबल फोर्सेस होंगे। अभी तक जो मैंने बताया आपको वो कांस्टेंट फोर्सेस हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी कांस्टेंट फोर्सेस ही हैं। ठीक। तो वेरिएबल फोर्सेस में जो हमारे सबसे ज्यादा काम का है वो है स्प्रिंग सिस्टम। ये देखिए, ये आपका स्प्रिंग है, और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि इस स्प्रिंग के पास में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। जो हम इस पर वर्क करते हैं वही इसके पास में एनर्जी स्टोर होती है, और वही ये आप पर वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं फोर्स लगा के आगे ले जा रहा हूं और इसका एलोंगेशन मैंने एक्स करा, तो इस ब्लॉक को देखिए आप, इस ब्लॉक पर स्प्रिंग जो है वो पीछे फोर्स लगा रही होगी के एक्स। हम भले ही इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहे हैं, तो हम जो वर्क लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस ब्लॉक पर ये स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो इस केस में मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट हो जाता है, तो हमने जो वर्क करा है, एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है, अगर वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगा, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा वो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होगा, राइट। और अगर कभी कंफ्यूजन है तो हम वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस या प्लस वो सिचुएशन के हिसाब से जज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हमने स्प्रिंग को जो है वो कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस करके रखा हुआ है? एक्स नॉट कंप्रेस करके रख दिया, मतलब उसकी जो लेंथ थी, फ्री लेंथ, वो मान लीजिए एल नॉट थी, और हमने उसको वैसे ही कंप्रेस करके रख दिया। तो अब इसके पास में कितना एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्प्रिंग के पास में है। ठीक।
मैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर रहा हूं। हमने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये आगे जाएगा और फाइनली इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, और ये वेलोसिटी v निकालना है। राइट, मान लेते हैं ये यहाँ पर अटैच्ड नहीं है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो स्प्रिंग अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर चुकी होगी, और स्प्रिंग अब उसके आगे जा नहीं सकती है, ब्लॉक जो है वो आगे चला जाएगा। अगर यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है तो अब देखिए क्या होगा। वंस अगेन वही लिखूंगा मैं, नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं देख लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। क्यों? नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या mg वर्क करेगा? वो भी नहीं करेगा, फिर से एंगल 90 डिग्री। फिर और कोई फोर्स है क्या? यहाँ पर कांटेक्ट है तो यहीं पर होना चाहिए एक फोर्स। कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है। क्या वो कांस्टेंट फोर्स है? नहीं, वो वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स कैसा वर्क करता है ये हमको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कैसे? के एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। लेकिन हमने याद ही कर लिया है क्योंकि स्प्रिंग बहुत कॉमन सिस्टम है, हर बार यूज होगा, तो वो हम याद करके रखे हैं हमने। अब बताओ, स्प्रिंग हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा है तो स्प्रिंग इस पर राइट फोर्स लगाएगी और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी राइट होगा। तो इस बार जो स्प्रिंग वर्क करेगी वो पॉजिटिव करेगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है, क्योंकि यहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। आप देखें तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन के कंपेटेबल है। जो भी इस स्प्रिंग के पास में एनर्जी थी, बाद में वो इस ब्लॉक के पास में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये इट इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन। अब एक काम करते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है एम मास का, और ओरिजिनल इसकी लेंथ है एल नॉट, और ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को हम स्लोली नीचे लेके जा रहे हैं, स्लोली इट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो क्या होगा, जब मैं इसको बहुत धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा हूं तो एक समय ऐसा आएगा कि प्लेटफॉर्म तो चला जाएगा नीचे और ब्लॉक वहीं रह जाएगा। इसका मास है m, इधर फोर्स लग रहा होगा mg, और इधर फोर्स लग रहा होगा k x नॉट। तो mg फोर्स नीचे, k x नॉट ऊपर, इलोंगेशन जो है वो x नॉट हुआ है। और x नॉट का वैल्यू किसके बराबर है? x नॉट का वैल्यू हो गया mg बाई k, और ये रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक, लेकिन mg बाई k बताओ, ये वैल्यू याद रखिएगा। और अब इसमें एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, एक 2 का फैक्टर आता है, स्टूडेंट को वही समझने में दिक्कत होती है। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट इस बार हमने क्या करा है, इसको सडनली रिमूव कर दिया है। तो प्लेटफॉर्म हैज बीन सडनली रिमूव। तो जब हमने इसको सडनली रिमूव किया तो अब ब्लॉक जो है वो नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये मुझे पता है। मतलब जब यहां से उसने मोशन स्टार्ट करा, जब वो ब्लॉक यहां पर था, तब उसका वेलोसिटी 0 था, और जब वो ब्लॉक यहां पर पहुंच गया तब भी उसका वेलोसिटी 0 है। तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं 0 लिख रहा हूं। 0 क्यों लिखा? क्योंकि
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो। अब नेट वर्क डन लिखना है। नेट वर्क डन के लिए सबसे पहले पता करना है कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्या फोर्स कांस्टेंट है? हाँ है, कांस्टेंट फोर्स है। कितने डिस्टेंस तक लगा? मान लेते हैं x डिस्टेंस तक लगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? mg इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मैं लिख सकता हूं जब फोर्स कांस्टेंट है तब। फोर्स कितना कांस्टेंट है? mg। कितने डिस्टेंस तक? x। वर्क डन क्या पॉजिटिव होगा? हाँ पॉजिटिव होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लिख दिया। लेकिन जब ये नीचे आ रहा होगा तो स्प्रिंग इस पर ऊपर फोर्स लगा रही होगी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव में भी मैं वर्क डन, देखिए मैंने आपको बताया था हाफ के एक्स स्क्वायर ही लिखता हूँ। एक्चुअली में एक्स स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि पहले ये नेचुरल लेंथ में थी अपनी। सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो एम जी एक्स विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स चला गया तो एक्स का वैल्यू आ गया टू एम जी बाई के। ये देखिए मैं यही बता रहा था, यहाँ पर दो का फैक्टर एडिशनल आता है। और ये जो सिस्टम है वो इस पॉइंट के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये हो गया आपका एम जी बाई के और ये हो गया एम जी बाई के। तो जब मैं उसको स्लोली रिमूव कर रहा हूँ, स्लोली मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो एम जी बाई के। और जब मैं उसको सडनली रिमूव कर देता हूँ तो वो कितना नीचे जाएगा? टू एम जी बाई के। आई होप ये एग्जांपल में टू का फैक्टर क्लियर होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसको थोड़ा सा, ठीक है मैं आपको एक ग्राफ का पार्ट और बता देता हूँ। देखिए जो फोर्सेस वेरिएबल हैं उसको हम लोग डायग्राम से भी बना सकते हैं। ये देखिए ये रहा फोर्स और ये है एक्स, और मान लीजिए फोर्स ऐसा है, और ये हो गया आपका 10 न्यूटन, ये हो गया आपका 20 न्यूटन, और ये मान लीजिए ये 5 मीटर है। ठीक। तो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक मान लीजिए आप 2 kg का है, और उस पर हमने फोर्स लगाया। पहले फोर्स कितना लग रहा है? जब x का वैल्यू जीरो है तो फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ये देखिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। x इज इक्वल टू जीरो पर। मैं सिचुएशन को बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। और फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए और हमने फोर्स इसका बड़ा बना के कितना कर दिया? 20 न्यूटन कर दिया। और हम कितना डिस्टेंस चल चुके हैं? 5 मीटर। तो x इज इक्वल टू 5। और अब यहाँ पर कोई मुझसे वेलोसिटी पूछ ले कि वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो आप तो बोल रहे हैं कि फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर फोर्स की इक्वेशन लिख देते तो हम सॉल्व कर लेते उसको, लेकिन आपने फोर्स का क्या दे दिया? ग्राफ दे दिया। तो फिर भी मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? जीरो। अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होती तो वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग लिखते, राइट। या चलिए एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकता हूँ, अब मुझे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक। तो दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकालना है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में एरिया से निकाल लूंगा। एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना। सम ऑफ पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड हो गया 10, दूसरा पैरेलल साइड हो गया 20। तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। पैरेलल साइड का एवरेज ले लीजिए और फिर पैरेलल साइड के बीच की दूरी इंटू 5। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। दिस इज 5 इंटू 30, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2
v square minus 4. So this is 5 into 30 divided by 2. So this is 75 plus 4 is equal to v square. So v comes out to be under root of 79. राइट, तो इस पार्ट में रफली हमने सारे जो भी कॉमन फोर्सेस हैं उनकी वजह से वर्क डन जो है लिखा है हमने। इनकेस कोई पार्ट रह गया हो या कोई फोर्सेस रह गए हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। और कुछ समय के बाद में आप कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, वहां पर आपको इन्हीं से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।